नमस्कार, मैं त्रिनाथ और आप देख रहे हैं रेडियो इंडिया। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। 5 जून को पूरी दुनिया में पर्यावरण के लिए तमाम ऐसे लोग जो ऐसे संगठन जो पर्यावरण को समर्पित हैं और इस समाज के लिए कुछ देना चाहते हैं, वो सभी लोग पौधारोपण करते हैं और ये संदेश देते हैं कि पूरे विश्व में जिस तरह से पर्यावरण का ह्रास हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हमें रिकवर करने की आवश्यकता है। प्रकृति हमें जितनी मात्रा में दे रही है उसका 1 या 2% हमें वापस करना होगा और बिना उसके हम जीवित नहीं रह सकते हैं। आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमारे साथ 2 ऐसी शख्सियत यहाँ पर मौजूद हैं जो मेरठ में पिछले लगभग 15 या 20 वर्षों से अधिक समय हो गया है समाज के प्रति समर्पित होते हुए और अपने समाज को उन सभी चीज़ों के बारे में बताते हुए जिनके बल पर हमारी मानवता जिंदा रहती है। डॉक्टर अनीता राणा है जो पिछले 24 वर्षों से जनहित फाउंडेशन के नाम से एक संगठन चलाती हैं और इस संगठन का नाम ही काफ़ी है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि पिछले 20 वर्षों से अधिक, जैसा कि इन्होंने बताया कि लगभग 20 वर्षों से अधिक ये संगठन चलते हुए हो गया है और लोगों के प्रति अभी तक जो भी इन्होंने वर्क किया है, एक तो इनके पास बड़ी जिम्मेदारी ये है कि चाइल्ड हेल्पलाइन वेलफेयर जो है उसकी ये यहाँ पर डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं। मेरठ डिस्ट्रिक्ट में जितने भी बच्चे होते हैं, जितनी भी जिस तरह की हेल्पलाइन पे कॉल्स आती हैं, उनका पूरा हैंडल करना, उनके डाटा को मेंटेन रखना और गवर्नमेंट को अपलोड करना, ये तमाम चीज़ें इनके अंडर में हैं। इसके अलावा चाइल्ड वेलफेयर कोर्ट है मेरठ में जिसकी मेंबर भी हैं और इसके अलावा हमारे साथ हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार। आप जनहित इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और अगर एक एजुकेशन की बात करें या दूसरों को शिक्षा देने की बात करें तो डॉक्टर जितेंद्र कुमार जैसा नाम शायद बहुत मुश्किल से या रेयर मिलेगा, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसके अंदर अगर एजुकेशन का एक अच्छा पैटर्न आ जाए तो वो व्यक्ति शायद समाज में जो लीक से हटकर काम करने वाले लोग होते हैं उनमें शुमार हो जाता है। तो इन 2 शख्सियत का बहुत अभिनंदन और स्वागत है कि इन्होंने समय निकाला है हमारे लिए। सबसे पहला सवाल मेरा यही है डॉक्टर साहब जितेंद्र कुमार जी कि एजुकेशन को लेकर के जैसे समाज में लोग आगे बढ़ते हैं, बैरियर्स भी तमाम आते हैं, लेकिन उन बैरियर्स को ऐसी कौन सी प्राइमरी चीज़ें हैं कि जिन अगर उन बैरियर्स को तोड़ना हो तो प्राइमरी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि जिनको हमें अपनाना ज़रूरी होगा? शिक्षा का उपयोग तो सभी जगह है, चाहे वो कैरियर का हो चाहे पर्यावरण का हो, सभी जगह शिक्षा का कहीं ना कहीं महत्व है। और आजकल के छात्रों पर ये सबसे बड़ी एक जिम्मेदारी आ जाती है कि वो इस समाज का, इस पूरी पृथ्वी का, इस पूरे वातावरण का साफ सफाई का पूरा ध्यान यदि रख सकते हैं, अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं तो वो हमारे छात्र हैं। उन्हीं के द्वारा हम इन सब चीज़ों को साफ कर सकते हैं। आज सबसे बड़ी चीज़ मैं आज सुन रहा था प्रधानमंत्री जी को, वो सबसे ज़्यादा जो जोर दे रहे थे कि हमारी जो खेती है वो ऐसी होनी चाहिए जो जैविक खेती है, जहाँ पर जो फसलें हैं, जो उत्पादन होता है उसमें केमिकल की मात्रा बहुत कम हो ना हो। जैविक खेती पर आजकल बहुत जोर दिया जा रहा है और वो बहुत ही आजकल के समय को देखते हुए बहुत आवश्यक भी है। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो हमारे जो गंदगी इकट्ठी रहती है उससे, हालांकि उसकी एक अच्छी शुरुआत हो चुकी है कि उससे एक इस तरह का उपयोग उसका किया जा रहा है कि उसका खाद भी बन रहा है, उसका कार्बनिक खाद बन रहा है, ऑर्गेनिक मैन्योर तैयार हमारा हो रहा है फसलों को देने के लिए, फसलों से अच्छी पैदावार लेने के लिए। जैविक खेती में ऑर्गेनिक खाद का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। इससे हमारी बीमारियां भी कम होंगी, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी पावर भी कम होगी। आजकल जो हम देख रहे हैं कोरोना बीमारी, इसका भी इससे सीधा संबंध है। पर्यावरण स्वस्थ रहेगा, साफ रहेगा और हमें खाने के लिए जो हम चीज़ खाते हैं वो हम कार्बनिक खादों से तैयार की हुई जो प्रोडक्शन है उसको हम खाएंगे, उसी का हम फ्रूट्स खाएंगे, उसी के हम गेहूं अनाज का उपयोग करेंगे तो बीमारियां अपने आप कम होंगी। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि अगर पर्यावरण को हमें देखना है तो जो आसपास चीज़ें हैं सबसे पहले शुरुआत वहाँ से करनी है और छोटी छोटी शुरुआत मिलकर एक दिन वृहद रूप लेती है और वही जिस दिन वो बड़ा रूप धारण कर लेती है और पूरी दुनिया की नज़रों में नोटिस होने लगते हैं आप कि ये शुरुआत कहाँ से की गई थी और आज इतना बड़ा रूप धारण कर लिया है। डॉक्टर अनीता राणा जी, आप पिछले 24 वर्षों से 20 वर्षों से अधिक हुए आपको, 24-25 वर्ष आपने बताया, पर्यावरण के प्रति आप काम कर रही हैं और सामाजिक काम भी आप साथ साथ कर रही हैं। अगर हमें दोनों को टैली करना हो तो दोनों को टैली करने के वक्त हमें दिमाग में जो प्राइमरी चीज़ है वो क्या ध्यान रखने की होती है?
इसमें जैसा आपने बताया, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इसमें अपने युवाओं को जोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस दिन युवा हमारे पर्यावरण के प्रति चिंतित होगा, जागरूक होगा, निश्चित रूप से एक बदलाव आएगा। और जैसे कि मैं काफ़ी ग्रामीण एरिया में काम कर रही हूँ, और उसमें ग्रामीण एरिया में अगर गंगा के किनारे के कुछ 5 ऐसे गाँव हैं जिसे हमने एक WWF के साथ मिल के काम करें, उस गाँव में हम लोगों ने लोगों को, युवाओं को जागरूक करा, और वहाँ पर हमने गंगा मित्रास बनाए। क्योंकि गंगा के किनारे के गाँव अगर इतना ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाएंगे, गंदगी फैलाएंगे, और इससे हमारा कहीं ना कहीं हमारे जलीय जीवों पर भी असर होगा, और हमारी अगर गंगा प्रदूषित होती है तो बहुत सारा हमारा नुकसान भी होगा। तो हम गांव के लोगों को जागरूक करते हैं कि गंगा के किनारे के लोग जैविक खेती अपनाएं, क्योंकि अगर वो जैविक खेती करते हैं तो हमारा पेस्टिसाइड का यूज़ कम होगा। और एक लोगों में ये भी हम लोगों ने उनके साथ बदलाव किया कि अगर आप जैविक खेती नहीं करते हैं और पेस्टिसाइड की खेती करते हैं तो वो हमारा ज़मीन में पानी के साथ रस करके वो हमारे जो केमिकल्स है वो हमारे ज़मीन में चले जाते हैं, और जिससे कि हमारा जो पानी हम ज़मीन से हम सबमर्सिबल लगाते हैं और पानी निकालते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारा पानी भी कंटेमिनेट हो रहा है। तो ये कहीं सारा का सारा असर इसका हमारा धरती पर पड़ता है, पानी पर पड़ता है, आम जनमानस पर पड़ता है। अगर यहाँ किसान गन्ना कर रहा है, अब हम लोगों ने लोगों को जागरूक कर, तो किसान गन्ने के साथ हल्दी की खेती भी कर रहा है, तो एक समय में उसको 2 क्रॉप भी मिल रही है। तो अभी ज़रूरत है कि सिर्फ उनको इन सारी नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, जो भी सरकार की जितनी भी पॉलिसीज़ आ रही हैं, सरकार की जितनी योजनाएं आ रही हैं, आम व्यक्ति को वो चीज़ों के बारे में जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। आज के समय में एक जो सबसे बड़ी विडंबना कह लें या चुनौती कह लें वो बनी हुई है कि सरकार ने कई बार ये कोशिश की है कि पॉलीथीन पर बैन लगाएं। कई बार इस पे कानून भी बने, कई बार सख्ती भी होती है, लेकिन सेल्फ लेवल पे जब बात आती है तो आदमी कहीं ना कहीं अवॉइड करता है या भूल जाता है, भूलने की आदत कह सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आदमी सेल्फ लेवल पे डिसिप्लिन होना शुरू करे, क्योंकि गवर्नमेंट कब तक फोर्स करेगी हमें? बिल्कुल, मुझे निश्चित रूप से अगर हम सारी चीज़ें जिम्मेवारी सरकार पर डाल देंगी तो मुझे लगता है कभी भी हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे। हमें लगता है प्रत्येक व्यक्ति को अपनी वो जिम्मेवारी लेनी चाहिए, और जिस दिन हम सब अपने आप ये निर्णय लेंगे कि मेरा नुकसान हो रहा है, मेरे बच्चों के लिए आगे ये हार्मफुल रहेगा, उस दिन निश्चित रूप से बदलाव आएगा। और सबसे पहले तो पहल आपको खुद करनी पड़ेगी। आप अगर जा रहे हैं बाज़ार सामान लेने के लिए, तो आप अगर अपना थैला घर से लेके जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो आपको पॉलीथीन देगा। आप उसको मना करेंगे शॉपकीपर को, तो धीरे धीरे बदलाव आएगा। एक बहुत ज़रूरी सवाल ये है कि कोरोना काल आया, अभी आपने देखा ये सेकंड वेव आई, हम सभी लोग पहली वेव में भी सफ़र किए, सेकंड वेव में भी सफ़र कर रहे हैं अभी तक। एक जो सबसे बड़ा सवाल है, चूँकि आप पर्यावरण के प्रति काम कर रही हैं, गवर्नमेंट ने विकास तो हुआ है, विकास हम मानते हैं, विकास ज़रूरी हम सभी लोगों के लिए। गवर्नमेंट ने अपने प्रोजेक्ट में बहुत ऐसे पौधों को काटा जो 100-100, 2-2 साल पुराने थे। आपकी संस्था ने उनके लिए क्या कोई एक्शन लिया, कुछ किया आपने उनके लिए? क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले वही हैं और निःशुल्क देते हैं, हमें 24 आवर देते हैं। अब आप देखिए, 1 सिलेंडर अरेंज जिसको करना पड़ा होगा आज के समय में, उसे ऑक्सीजन की कीमत पता चल गई होगी। तो ऐसे में क्या किया आपकी संस्था ने? जैसा आपने बताया कि ऐसे बहुत सारी जगह पर हमें सूचना मिली, तो हमने वन विभाग को, जो ऐसा एक डायरेक्टली विभाग है, उसको हमने निश्चित रूप से सूचना दी। यहाँ पे वृक्षों का कटान हो रहा है। कई जगह पे हमें पता लगा कि यहाँ पे कोई सरकार के द्वारा ही पेड़ काटे जा रहे हैं, क्योंकि कोई लाइन डल रही है, कोई बिजली की लाइन का हो रहा है। वहाँ पे बताया गया, उनका कहते हैं जितने पेड़ काटे जा रहे हैं उससे उतने पेड़ हम लगा भी रहे हैं, क्योंकि ये बहुत पुराने पेड़ थे। कुछ पेड़ों को इसलिए भी काटा गया था कि वो गिरने की स्थिति में आ चुके, बहुत पुराने भी होते, उससे बहुत सारे लोगों को नुकसान भी हो सकता था। और जब हम देखते हैं तो मुझे लगा कि ऐसी चीज़ें हमको भी साथ में एक सामाजिक संगठन के रूप में ये जिम्मेवारी लेनी पड़ी कि अगर कहीं पर पेड़ों का कटाना, हम पहल करें, हम पेड़ लगाएं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हमने WWF के साथ हस्तिनापुर में कुछ काम किया, हमने 10,000 पेड़ लगवाए। तो हमने वही पेड़ हमने किसानों के खेत पर लगवाया कि मुझे पता रहे कि ये खेत पे कर लग रहा है तो वो पानी तो देगा कम से कम। लेकिन अक्सर हम ये देखते हैं कि ये एक महज दिखावा बन के कई बार रह जाता है। तो ऐसे संबंध में अगर कुछ आपके पास कुछ ऐसे सुझाव हों कि ये जो है दिखावा बन के न रह जाए, अगर ऐसा कुछ आपके पास हो? मुझे ऐसा लगता है कि अगर जैसे हम स्कूल्स की बात करें तो स्कूल एक ऐसा एक छोटा गार्डन बना सकता है कि जहाँ पर हर बच्चे के नाम का वो टैग हो एक, और वहाँ पर वो बच्चे का नाम का ये पौधा है, वो वहाँ पर उसमें पानी दे उसको। एक जैसे आप अपने बड़ा बच्चा अपने भाई बहन की देखभाल करता है, अगर इस तरह एक लेके चलें कि हम सिर्फ उसको ये कहें कि ये सिर्फ एक पौधा, वो एक पौधे की जिम्मेवारी वो आसानी से ले पाएगा, उसमें वो लगातार पानी देगा। और बच्चा जो होता है वो उसको पेड़ को जब बढ़ते हुए देखता तो
समझिए जैसे बच्चा ग्रोथ करता है तो पेड़ भी जब इस तरह ग्रोथ करता है, एक पत्ता निकला, मैंने कुछ ऐसे बच्चों के एग्जाम्पल मैं दूंगी कि ऐसे बच्चों के साथ जब मैंने देखा कि वो उसके साथ जुड़ के अपने भाई बहन की तरह देखता है कि बच्चा ये अब बड़ा और एक पत्ता निकला, एक फूल निकला है, वो अपनी मम्मी को बताता। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जब हम उनको शुरू से उनके उसमें डाल देंगे, माइंड में डाल देंगे, तब जाके हमारा बदलाव है। नहीं, क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं तब हम उस चीज़ को कहते हैं कि हमें पर्यावरण संरक्षण की बात करनी है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। बचपन से ही हमें ये ज्ञान देना होगा और उनको एजुकेशन में भी लाना पड़ेगा, उनके व्यवहार में भी ये चीज़ें आनी पड़ेंगी। और अगर हम हर बच्चे को एक एक पेड़ की जिम्मेदारी, चाहे उनका वो जन्मदिन है तो भी पेड़ लगाए, अगर बच्चा अपने माता पिता को देखता है कि वो इस तरह से संरक्षण कर रहे हैं अपने पर्यावरण को, निश्चित रूप से बच्चा भी उन चीज़ों को देखेगा और बदलाव आएगा। डॉक्टर साहब, एक इसमें और सवाल ये आता है कि बड़ी चीज़ें तो अक्सर करने में बहुत देर लग जाती है या उसके लिए हमें थोड़ा सा हम लोग अवॉइड भी करते हैं, जो कि आलसी भी हो चुका है आज का समाज। कौन सी ऐसी कॉमन चीज़ें हैं कि अगर हम उन कॉमन चीज़ों को फॉलो करें, अपने बच्चों को प्रेरित करें उसके लिए, तो समाज में जो प्रकृति के प्रति जुड़ाव है वो बढ़ेगा? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण दो चीज़ें हैं। एक, हमारा जो भारत देश है ये हम सब कहें कि मेरा देश, हमारा देश, अपना देश, एक अपनत्व वाली बातें इसमें होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है सेल्फ डिसिप्लिन, अपने आप में अनुशासन। जब इन दो चीज़ों हमारे साथ साथ चलेंगे, जैसे कि अभी बातें चली थी पॉलीथीन से संबंधित, यदि हम खुद घर से लेकर के बैग जाएंगे तो दुकानदार तो खुद ही हमें पॉलीथीन नहीं देगा। दुकानदार तो तब मजबूरी में देता है कि सामान किस चीज़ में दे, हम बैग लेकर के नहीं गए। दुकानदार फिर देखता है बैग नहीं लाए तो पॉलीथीन। हम खुद ऐसे बनाएं, अपने बच्चों को ऐसा बनाएं कि घर से बैग लेकर के जाएं और दुकानदार हमें उस बैग में रख करके दे, सामान हम बैग में लेकर के आएँ। ये हम सबके अंदर एक अनुशासन की भावना सबके अंदर होनी चाहिए कि यदि मैं सामान लेने के लिए जाऊंगा तो हाथ में मेरे बैग अवश्य होगा। और इस भारत से हम देश की, ये मेरा देश है, हम ये ना माने कि गंदगी कोई और कर रहा है, सफाई कोई और कर रहा है। गंदगी जहाँ भी हमारे द्वारा होती है वो सफाई सबसे पहले अपने छात्रों को, अपने नौजवानों को, अपने देश सभी वासियों को हम ये प्रेरित करें, मोटिवेशन करें कि वो सफाई का पूरा ध्यान रखें। इन सब चीज़ों को हम अपनाएं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पर्यावरण के प्रति जागरूक भी रहते हैं और इन सब छोटी छोटी जो डिसिप्लिन्स हैं इनको फॉलो करते हैं, और इन्हीं चीज़ों को फॉलो करके छोटी छोटी चीज़ों को आज वो एक सोशल के लिए, समाज के लिए एक प्रेरणा बन चुके हैं, प्रेरणा स्रोत का काम कर रहे हैं। डॉक्टर अनीता जी, आप बच्चों के लिए चाइल्ड वेलफेयर का भी वर्क करती हैं। उन बच्चों में जैसे वो जो बच्चे होते हैं वो तो नवांकुरित होते हैं, उनके दिमाग में जो लिखा जाए कोरा कागज़ की तरह है, वो उसी बेस पे डेवलप होते जाते हैं। तो क्या आपकी संस्था उन बच्चों के लिए भी कुछ इस तरह की गाइडलाइन प्रिपेयर की हुई है? जो बच्चे बाल गृह में रह रहे हैं या स्कूल में रह रहे हैं, पढ़ने आते हैं, हर बच्चे के साथ, क्योंकि मैं चाइल्ड लाइन के थ्रू बच्चों के बीच में काम करती हूँ, तो जब भी मैं बच्चों के बीच में जाती हूँ मैं उनको पर्यावरण के प्रति भी सचेत करती हूँ। क्योंकि सिर्फ बच्चे का अगर विकास करना है तो सिर्फ उसको शिक्षा से नहीं होगा, उसके शिक्षा के साथ उसको काफ़ी सारे व्यवहारिक चीज़ों के साथ भी जोड़ना पड़ेगा। तो हम ये पर्यावरण का जो पार्ट है, समय समय पर जल संरक्षण है, पर्यावरण का है, और अपने संस्कारों का पार्ट है, ऐसी हर चीज़ों के बारे में समय समय पर हमारे द्वारा बताया जाता है। और बहुत सारे बदलाव भी आए हैं। मैंने कुछ स्कूल्स में काम किया और उसमें मैंने 3 साल काम किया। उस प्रोजेक्ट का नाम था वाटर लिटरेसी ऑन व्हील्स। उसमें था कि 3 साल हम बच्चों को जल के बारे में बताएंगे। उसमें जल के कोई ऐसे राइटिंग है, कोई ड्राइंग कंपटीशन है, वो लगातार एक्टिविटीज़ हफ्ते में 1 दिन हम उनके साथ कराते थे। 3 साल हमारा ये प्रोजेक्ट चला नोएडा में 25 स्कूलों में। और आप देखिए कि बच्चों को इतना बदलाव आया कि जब पेरेंट्स मीटिंग हुआ और बच्चों के पेरेंट्स ने बताया कि आप स्कूल में क्या ऐसी एक्टिविटीज़ करा रहे हैं कि बच्चा जो है घर में गाड़ी जो है पाइप से नहीं धोने दे रहा है। तो बच्चों की सोच की अगर बात करें, उनको वो बहुत चीज़ें नोटिस करते हैं कि टीचर ने अगर कोई चीज़ बताया या बाहर से कोई आके चीज़ आपको बता के जा रहा है, वो अपने घर में जाके वो चीज़ों को फॉलो करते हैं और बच्चा पेरेंट्स से ज़्यादा टीचर की बात को ध्यान से सुनता है। तो डॉक्टर साहब, एक लास्ट क्वेश्चन ये भी है कि चूँकि अब अंतिम दौर में है, बहुत सारे सवाल तो होते हैं वैसे, लेकिन आप एक प्रधानाचार्य हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके हाथों से यूँ कहे गढ़े जाते हैं या उनका भविष्य बनाया जाता है। ऐसे में आप समाज को, पर्यावरण को लेकर के कौन सी ऐसी जो प्रमुख चीज़ें हैं जिनकी तरफ आप ध्यान आकर्षित कराना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं हमारे, पौधारोपण पर विशेष रूप से सबसे ज़्यादा उनका ध्यान होना चाहिए। वातावरण में जो आज हमारा पर्यावरण दूषित है, उसको ख़त्म करने के लिए जो हमारे पौधे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।
अभी हम देखते हैं, सुनते भी हैं कि पीपल का पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, बड़ का पेड़, नीम का पेड़, तुलसी का पेड़, ये 4-5 पौधे तो इस तरह के हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं और पर्यावरण को सबसे ज़्यादा साफ करते हैं। बच्चों को सबसे ज़्यादा पौधा लगाने के लिए प्रेरित हमें करना चाहिए और उसी के साथ साथ उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जहाँ भी वो रहते हैं अपने आसपास में साफ़ सफाई का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बारे में सबसे ज़्यादा जोर दिया है, सबसे ज़्यादा ध्यान देने के लिए कहा है कि हम अपनी साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखें। बच्चे यदि इन 2 चीज़ों को अपनाएंगे तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक पर्यावरण हमारा साफ़ हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमारा ये प्रयास था कि एक छोटा सा कि आप सभी लोगों के बीच में कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमारे दिमाग में थे, वो आप लोगों को उसके जवाब लिए जाएं। तो हमारे बीच डॉक्टर रणनीता राणा और डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी जो जनहित इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं हमारे बीच मौजूद थे। कोशिश हमारी ये रहती है कि दिवस कैसा भी हो और उस पर किसी न किसी ऐसे एक्सपर्ट, किसी न किसी ऐसे शख्सियत को बुलाकर उसके संबंध में कुछ ना कुछ चीज़ें ली जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप दूसरे से बातचीत करेंगे, कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है कि आप कम्युनिकेशन अगर जारी रखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें खुद सीखने को मिलती हैं और आपसे भी दूसरों को सीखने को मिलती हैं। कैसा लगा आपको ये एपिसोड हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको लगता है कि हमें किसी और सब्जेक्ट पर बातचीत करनी चाहिए, किसी एक्सपर्ट से बातचीत करनी चाहिए, तो उसके लिए भी आप हमें बता सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम अपने इस एपिसोड में कुछ नए मेहमानों को आमंत्रित करेंगे और आप सभी लोगों के अनुसार कुछ ना कुछ नया देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।